हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। आज ए जय प्रक्रम का सेकेंड वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पोषण के बारे में तथा उसके प्रकार के बारे में। पहले ही वीडियो में बताया गया था आपको कि जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें हम लोग मुख्यतः श्वसन और उसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से पूरी जानकारी के साथ कि जंतुओं में तथा पादपों में कैसे होता है यह श्वसन, जिसको कि हम लोग रेस्पिरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि रेस्पिरेशन क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, रेस्पिरेशन या श्वसन का एक परिभाषा लिखा हुआ है, या सिंपली आप पहले समझ लीजिए कि श्वसन या भोजन किए, जो कि भोजन करने की प्रक्रिया क्या था, भोजन करना, उसका उपयोग करना, वो पोषण के अंतर्गत आते थे। लेकिन उसका उपयोग कैसे होगा इसको हम लोग इसमें समझेंगे। जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो उससे हमको ऊर्जा मिलता है, लेकिन ऊर्जा मिलने से पहले का प्रोसेस है ये श्वसन, कि जैसे ही हम लोग श्वसन के कारण ही ऊर्जा हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप हो सकता है जैसे आप सुने होंगे कि भोजन किए बिना कुछ दिन तक रह सकते हैं जीवित, लेकिन आप सांस लिए बिना कुछ दिन तक भी जीवित नहीं रह सकते, मतलब कुछ मिनट भी जीवित आप नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, श्वसन का परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री, ठीक, जो कुछ भी आप खाएं, ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन की के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन किसको बोला जाता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए। जैसे एनर्जी के प्रोडक्शन, मतलब जैसे मतलब भोजन के, तो उससे कुछ क्या बताया गया था कि आपको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं ऊर्जा के रूप में। तो उसी को पोषक तत्वों में अलग अलग तोड़ने के लिए किसी भी फूड को, उस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं रिस्पिरेशन, ठीक, जिससे हम लोग क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ही होता है। और देखिए, इसको जो होता है, जो कुछ भी भोजन है या जो भी रिस्पिरेशन है, वो 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, या ऑक्सीजन के अभाव में। जो ग्लूकोज है वो कैसे कैसे विखंडित होगा या टूटेगा, उसके 3 पथ लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। जो पहला है, ग्लूकोज का फार्मूला आपको वहीं पर बताया गया था, कहाँ पे, जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़े थे। ग्लूकोज का फार्मूला है 6 कार्बन होते हैं, लिखा हुआ है C6, मतलब कि कार्बन के बारे में बात किया जा रहा है, C6, ठीक। और एक कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में टूटता है, किस में टूटता है, 3 कार्बन के अणु टूटते हैं, ठीक। 3 कार्बन कहने का मतलब है कि पाइरुवेट, पाइरुवेट में कितने होते हैं, 3 कार्बन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक ग्लूकोज से कितने पाइरुवेट बनते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 कार्बन के, ठीक। तो पहला स्टेप क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, सॉरी, जो पहला हुआ रिस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या हुआ आपका, कि ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन। कहाँ पर विखंडित हो रहा है, साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में। और पाइरुवेट जो होता है डिफरेंट 3 वे से विखंडित होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है। कैसे, वही जो बताया कि एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन के अभाव में, और एक ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो देखिए, पहला स्टेप को समझिएगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। जो पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर टूटता है तो इसके उत्पाद क्या होंगे, इथेनॉल होगा, जो उत्पाद होगा इथेनॉल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऊर्जा, ठीक। तो इथेनॉल के लिए फार्मूला जो होता है C2H5OH। ये भी फार्मूला पूछ सकते हैं आपसे कि ये बनता है कि नहीं फार्मूला के रूप में, या कभी कभी ऐसे लिखाता है CH3C2 और OH। ये भी आपसे फार्मूला के रूप में, दोनों या इथेनॉल बोल दिया जाए या ए बोल दिया जाए, C2H5OH या CH3C2 CH2 और OH, ये सारे क्या हैं, इथेनॉल का ही फार्मूला है। आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसके बाद देखिए, जो बात किया जा रहा है कि जो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है किस जीवों में या कैसे जीव में होता है, तो होता है ईस्ट में। इस प्रोसेस को स्पेशल क्या जाता है, किण्वन या फर्मेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो पहला आप स्टेप समझ में आ गया होगा कि पाइरुवेट जो टूटता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो क्या बनाता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, पहला स्टेप। और दूसरा जो है पाथ है, दूसरा पथ क्या है, कि ऑक्सीजन के अभाव में। कभी कभी होता है कि ऑक्सीजन जितना हमको चाहिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उस टाइम का कंडीशन की बात किया जा रहा है यहाँ पर, कि अगर पाइरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में टूटता है तो क्या बनेगा,
लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, यह कहाँ पर होता है? हमारे मांसपेशीय कोशिकाओं में होता है। ठीक। और तीसरा जो है पाइरूवेट का विखंडन दिया हुआ कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ठीक। ज़्यादातर आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन है? ऑक्सीजन के उपस्थिति और अनुपस्थिति। ठीक। तो लास्ट जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति वाले को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा प्लस 21 में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर देखिए दो टाइप के अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए कि जो भी होते हैं श्वसन, यानी कि इसको बोला जाता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको बोला जाता है ऑक्सी श्वसन, और अनुपस्थिति वाले के अनऑक्सी श्वसन, या इसी को बोलते हैं वायवीय श्वसन और इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन इंग्लिश में और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक। एरोबिक एरोबिक आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर श्वसन के अगले स्टेप को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस भी दिया हुआ जस्ट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। डिस्कस क्या किए? बताया गया था वही आपको कि वायवीय श्वसन इसको बोलेंगे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या कभी कभी आपको इसी को मिल जाएगा ऑक्सी श्वसन और इसको बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन। आपको तनिक सा भी कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको विचलित नहीं होना है, ये सारा टर्म एक ही है। ओके, आप बस इसको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करके डाल लीजिए। कहीं भी किसी भी रूप में पूछे आपको छोड़ना नहीं है। आपका बस टारगेट एक ही होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में कि आपको अव्वल आना है इसमें। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है कि क्या बताया था कि वायवीय, नाम से ही पता चल रहा है कि ये वायु की उपस्थिति में होगा, यानी कि ऑक्सीजन की बात किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ठीक। और ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। दूसरा, ग्लूकोज का पुनः उपचयन होता है। इसमें क्या प्रोडक्ट बना था? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा मुक्त होते हैं इसमें। और इसमें एक ही डिफरेंस क्या था कि इसमें इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड को भी हम लोग अवायवीय श्वसन के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में कॉमन है। तीसरा दिया हुआ है कि यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पर होता है? एक कोशिका द्रव्य में केवल होता है, या आप ईस्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है कि ऊर्जा के बारे में कि अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगा अगर पुण्यतः उपचयित होता है, पूरी तरह से टूट जाता है ग्लूकोज, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है, ये जो भी कॉमन बात है कि ऊर्जा इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा एज ए कम्पेयर टू इसका। ठीक। कि वायवीय श्वसन में क्या होगा? आप लिख सकते हैं इसको साधारण शब्दों में कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है और अवायवीय श्वसन जो होगा उसमें कम होता है। कितने? एक ग्लूकोज के अणु से कितने? 36 से 38 ओटीपी जनरली बोला जाता है, और इसमें 2 एटीपी। एक वर्ड आ रहा है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आप चाहे तो लिख सकते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पर अच्छा से राइटिंग नहीं बन रहा है, आप सुनकर लिख सकते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक। इसी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी, भी इसी को बोला जाता है। देखिए वायवीय श्वसन किस में होता है? उदाहरण के लिए मानव दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं आप, और उदाहरण के लिए इसमें क्या दिया हुआ है? ईस्ट दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कि श्वसन ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या पहले ही वीडियो में कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो मानव के साथ साथ वनस्पति या पादपों में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि मानव एक वेल डेवलप है, तो इसमें जो होंगे श्वसन तंत्र होंगे, यानी कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के पहले अंग क्या क्या है उसके बात किया गया है, या कैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन इंटर करता है। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है कि नासा द्वार होंगे। आप इस अंगों को नाम याद रखिएगा। नासा द्वार से कहाँ गया? ग्रसनी के बाद, फिर कंठ में जाता है, फिर श्वास नली के पास जाएगा, फिर श्वासनी के पास, फिर श्वसनिका एंड फुफ्फुस जिसको हम लोग लंग्स भी बोलते हैं, कुपिका कोश और रुधिर वाहिका ब्लड वेसल्स भी बोला जाता है इसको। तो आप देखिए फिगर को समझिए, वहाँ पर आप अगर नहीं समझ पाए वर्ड से तो आप फिगर को समझिए यहाँ पर कैसे कैसे दिया हुआ है। देखिए पहले क्या बताया गया था कि नासा द्वार के थ्रू होते हुए यहाँ पर आएगा ग्रसनी तक, फिर कंठ तक आएगा। यहाँ आने के बाद क्या था? श्वास नली था, फिर श्वास नली के बाद यहाँ पर आता है, और इसके थ्रू अलग अलग जो दिखाई दे रहे हैं आपको
ये क्या देख रहे हैं, श्वसनी के बाद श्वसनिका, इसके थ्रू अलग अलग ऑक्सीजन विखंडित होते हैं। लास्ट में जो गुब्बारे के समान संरचना दिखाई दे रहा है फुफ्फुस में आपका पाया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। गैसों का विनिमय, ठीक ना, गैसों का विनिमय में सबसे मुख्य रोल जो प्ले करते हैं यही है कूपिका, जिसको हम लोग अगर आता है क्वेश्चन एक है एनसीईआरटी के ही टेक्स्ट बुक में आपका, कि गैसों के विनिमय के लिए फुफ्फुस या फेफड़ा जिसको बोलते हैं उसको कैसा भी कल्पित किया गया है। ठीक, तो आप क्वेश्चन को अभी समझ लीजिए कि क्या होता है फुफ्फुस में। अभी क्या बताएं, क्या पाए जाते हैं, गुब्बारे की समान एक संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूपिका। ये जो है कूपिका है, गुब्बारे की समान संरचना है, यही तो मेन मदद करता है आपका गैसेस विनिमय में या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही हेल्प करता है। तो इसीलिए हम लोग किसको, फुफ्फुस को अभिकल्पित करते हैं। ठीक, गैसेस विनिमय में वो अच्छा है, तो आपको समझ लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसके बारे में आता भी है। कूपिका से आप क्या समझते हैं, तो कूपिका का आप फंक्शन लिखें। और पहले ही बताए हैं कि आपको किसी भी हाल में जितने भी इस लेसन के ड्राइंग या जो भी आप बोल सकते हैं फिगर है वो आपको याद कर लेना है और बनाने भी सीख जाना है बहुत ही। और पेंसिल आप हमेशा उपयोग कीजिएगा चित्र को बनाने के लिए एग्जाम में भी। और बढ़ते हैं आगे, देखिए। और मानव श्वसन क्रिया जो होता है वो अलग अलग, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, अलग है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में थोड़ा अंतर है। ब्रीथिंग में हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेना और सांस को छोड़ना होता है। सांस में क्या होता है, सांस लेते ही नहीं है, कुल सांस को छोड़ते भी हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल, इसका आप लोग नाम सुने होंगे। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, इनहेल है अंतः श्वसन और यह है उच्च श्वसन। ठीक, तो आपको समझना क्या है कि अंतः श्वसन के दौरान क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हैं। बिच्छिया गुहा फैल जाती है। ठीक, ये जो आप ऐसा वाला फिगर देख रहे हैं, ये लंग्स के बाद ऊपर से ऐसा ऐसा जो नज़र आ रहा है आपको, ये सब क्या होता है, ये समझना है। कि कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि क्या क्या कंडीशन होता है, जैसे मैकेनिज्म ब्रीथिंग के उसके दौरान, कि पसलियों से संगलन पेशियाँ सिकुड़ती हैं। क्या होता है, ये सिकुड़ता है। ठीक, वक्ष ऊपर की, डायफ्राम जो होता है ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करते हैं, ये वाला जो हो गए। ठीक, वायु जो लिखा है इसमें कि गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। ये तो कॉमन सी बात है। अगर जैसे ही इसमें एयर इंटर करेगा तो क्या होगा कि इसका साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो ये बाहर की ओर रुख करेंगे। ठीक है, जिसके कारण इसको बोला गया है कि वक्ष ऊपर की ओर या बाहर की ओर गति करते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट इसमें आपको मिलेगा कि जैसे सांस छोड़िएगा तो उसके दौरान क्या होंगे, सब कुछ अपोजिट मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, जैसे में यहाँ पर देखिए, बिछिए गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। जैसे था पहले वैसे ही हो गया, सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। अगर जैसे कि आप कभी कभी बैलून में एयर फिल किए होंगे तो क्या होता है कि एयर के कारण उसका आकार बढ़ता है, जस्ट ऐसा ही है, आकार बढ़ता है और कुछ देर बाद क्या होता है, अगर एयर निकल गया तो फिर से वो जैसा था तैसा। तो उसी प्रकार जैसे ही एयर हम लोग छोड़ दिए तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। और अगला दिया हुआ है कि गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको समझना अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है कि अंतः श्वसन, ठीक, उच्च श्वसन, अस्थलीय जीव, जो जीव में जल में रहते हैं। तो कंडीशन क्या बताए थे कि बहुत सारे जीव हैं, दो प्रकार के ऐसे कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं, अस्थल वाले जीव और एक जलीय जीव। तो उन लोगों में अंतर क्या है उसको थोड़ा सा समझिएगा, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कि अंत श्वसन में क्या है कि सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। अभी क्या बोला था, इनहेल में ही तो होता है, गैस को हम लोग अंदर ले जाते हैं। उच्च श्वसन, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। एक्सलेशन मतलब शरीर से बाहर निकालना, जो भी होगा वायु या कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी गैसेस है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। अगला है अस्थलीय जीव। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक आता है इंटेक्स में भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कि अस्थलीय जीव जो हैं जलीय जीव की अपेक्षा आसानी से श्वसन के प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो कॉमन जो बात है इसमें फैक्टर निकल के आ रहा है क्या है कि हम जो अस्थलीय जीव जितने भी हैं हम लोग के पास क्या है, वायु का भंडार है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं स्थल पे, तो हम लोग आसानी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं, वायु हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है किसी के इसमें, जो जलीय जीव है उसमें क्या होता है कि जितना ऑक्सीजन मिक्सअप है वाटर में उसी से तो अपना
पूरा करेंगे, श्वसन ग्रहण मतलब भी सांस लेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जिनका उनके पास सीमित भंडार है, असीमित नहीं है, उनके पास लिमिटेशन है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्या, रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जलीय जीव और स्थलीय जीव में अगर श्वसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, क्योंकि सब कंडीशन आपको बता दिया गया। अब देखिए कुछ कंडीशन ये है कि कैसे हमारे शरीर में वायु प्रवेश करता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आता है। ठीक है, कैसे इंटर करता है वो सारे 1 बाय 1 करके देखिए, ऐसा ही डिजाइन किया गया है। आपको शब्दों के माध्यम से एरो बना बना कर बताया गया कि पहले वायु कहाँ जाएगा, कैसे कैसे, कौन से गैसेस बाहर आएंगे या कौन से गैसेस अंदर आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो स्टेप है यहाँ पर वो क्या बोला जा रहा है कि वायु है, तो वायु जो होगा उसमें सारे गैसेस हैं, पहले से आप जानते हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसा वायु जो वायु O2 से समृद्ध मतलब ऑक्सीजन रिच है, ठीक, वो कहाँ गया, कुपिका में आ गया। श्वसन के दौरान वो कुपिका में आएगा, लास्ट में आएगा, कुपिका में ही आएगा ना। फिर वहाँ से उसको रिसीव कौन करेगा, रक्त वाहिका रिसीव करेंगे, और रक्त वाहिका कहाँ पर ले जाएंगे, जैसी रक्त वाहिका में क्या होगा, O2 हो गया और RBC से हेमोग्लोबिन आ गए। तो ये जो HbO2 लिख रहा है तो जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होगा। ठीक है, दो टाइप के बनते हैं, कार्बोक्सी और एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या बना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गए। ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहने का मतलब ही हो गया कि ऑक्सीजन रिच हेमोग्लोबिन, जो कि कंबाइन हो जाते हैं। ठीक, और इसके बाद देखिए ये कहाँ पर इंटर करता है, धमनी के पास, धमनी में गया, धमनी द्वारा लिखा हुआ देखिए ऑक्सीजन ऊतकों में पहुँच आती है। ठीक, जो क्या करता है, धमनी ऊतक टिश्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या करता है, ये सारे ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ऊतक में गया तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। क्या बताया था कि जो श्वसन प्रक्रिया है एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि ऊर्जा के उत्पादन में हमको मदद करता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होगा तो ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा, और लास्ट में इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है, और कैसे निकलता है अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो सेकेंड स्टेप लिखा हुआ है, कहाँ पर बना था अभी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि CO2 कहाँ पर बना, ऊतक में। तब जस्ट अपोजिट प्रोसेस को पढ़ते हैं, CO2 ऊतक में बना। ठीक, तो CO2 रक्त वाहिका में आएगा ना, जो रक्त वाहिका है तो वही तो एक्सचेंज करते हैं, जितने भी गैसेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का में आपको हेल्प करते हैं, वहन या संवहन में मदद करते हैं। तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरण करेगा। ठीक है, विसरण करने के बाद क्या होता है कि रक्त वाहिका द्वारा, ठीक, कुपिका तक चले जाएंगे, और CO2 का कुपिका में कोश में विसरण, फिर विसरण होगा। विसरण एक ऐसा प्रक्रिया ही है जिसमें क्या होता है, गैसेस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। मतलब कि किसी भी गैस का जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो कम की ओर गति करता है। तो क्या होता है कि इसी के द्वारा क्या होता है, विसरण प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है, क्योंकि हमारे ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होता है ये आसपास के वातावरण कंपेयर। इसके कारण क्या हो जाता है, जल्दी से CO2 हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं, और इस तरह से आपका लगभग जो श्वसन का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, आपके प्रश्न पत्र जितने भी दिए हुए अध्याय, अंतिम अध्याय में या पेज नंबर जो जस्ट जो टॉपिक के बाद देता है, वहाँ से आप कोशिश कीजिएगा कि सारा के सारा बना लें। और इसका ऑलमोस्ट पहले से ही MCQ सीरीज भी डाला हुआ है, आप चेकआउट करके वहाँ से कर लेंगे। और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, या तो टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से इसका आंसर ले लीजिएगा और अपना नोट भी तैयार रखिएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसमें मेनली डिस्कस किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन या संवहन के बारे में, वाहन के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है। उसमें हार्ट के बारे में भी पढ़ना है, आपको रक्त के बारे में भी पढ़ना है, इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। और आप इस चैनल पर बने रहिएगा, और इस चैप्टर को नहीं पूरे साइंस को अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। जो हम लोग का टारगेट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ, वाहन में पढ़ेंगे, वाहन के साथ।